नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके मध्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस व भारतवर्ष के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, शब्द कहा जाता है। विकल्प ए, एक या एक से अधिक वर्ण समूह, बी, एक या एक से अधिक ध्वनि समूह, सी, सार्थक वर्ण समूह, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि शब्द उसको कहते हैं जो वर्णों का सार्थक समूह होता है। लोक व्यवहार में अर्थ की प्रतीत कराने वाली ध्वनि शब्द है। ये कथन किसका है? विकल्प ए, आचार्य पतंजलि, बी, पाणिनि, सी, भामह, डी, भरत मुनि। तो लोक व्यवहार में अर्थ की प्रतीत कराने वाली ध्वनि शब्द है। ये बड़ा ही प्रसिद्ध कथन आचार्य पतंजलि का है। और पतंजलि जी क्या हैं? योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, पाणिनि संस्कृत के बड़े व्याकरणाचार्य हैं, जिनका अष्टाध्यायी ग्रंथ है। भामह भी संस्कृत के आचार्य हैं और भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। शब्दों को वर्गीकृत करने के कितने आधार हैं? विकल्प ए, रचना, बी, उद्गम, सी, उत्पत्ति, डी, ए तथा बी दोनों। तो मित्रों, रचना और उद्गम दोनों के आधार पर क्या है? शब्दों को विभाजित किया गया है। शब्दों को रचना या बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? विकल्प ए, रूढ़, बी, यौगिक, सी, योग रूढ़, डी, ये तीनों। तो शब्दों को रचना या बनावट के आधार पर तीन भागों में यानी रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में विभाजित किया गया है। रूढ़ वे होते हैं शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कान। तो कान जो परंपरा में प्रयुक्त हो रहा वैसे ही रहेगा। और यौगिक शब्द उनको कहते हैं जो दो शब्दों के योग से निर्मित होते हैं, जैसे पुस्तक धनालय बराबर पुस्तकालय। और योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वे अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विशिष्ट अर्थ को प्रदान करते हैं, जैसे दशानन। तो दशानन तो वैसे सामान्य अर्थ इसका है 10 मूढ़ वाला, लेकिन विशेष अर्थ में इसका प्रयोग रावण के लिए होता है। ऐसे ही है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट लंबा हो उसके लिए लंबोदर है, लेकिन ये इसका सामान्य अर्थ है। जो इसका विशिष्ट अर्थ है, लंबोदर भगवान गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, परंपरा से रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? विकल्प ए, यौगिक, बी, रूढ़, सी, योग रूढ़, डी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, हमने आपको पहले ही बताया अभी, परंपरा से रूढ़ अर्थ में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। दो शब्दों के योग से बने सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? विकल्प ए, रूढ़, बी, योग रूढ़, सी, यौगिक, डी, इनमें से कोई नहीं। दो शब्दों के योग से जो बने सार्थक शब्द होते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि की सहायता से बने शब्द क्या कहलाते हैं? विकल्प ए, रूढ़ शब्द, बी, यौगिक शब्द, सी, योग रूढ़ शब्द, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि की सहायता से जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। सामान्य अर्थ को छोड़कर रूढ़ से चले आ रहे किसी विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विकल्प ए, योग रूढ़, बी, यौगिक, सी, रूढ़, डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर अभी हमने बताया था कि सामान्य अर्थ को छोड़कर रूढ़ से चले आ रहे शब्द जो हैं किसी विशेष अर्थ का प्रतिपादन करते हैं उनको योग रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन अभी आपको उदाहरण में बताया था। अगला प्रश्न है, शब्दों को उद्गम के आधार पर बांटा जा सकता है। यानी क्या है कि शब्दों को उद्गम के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? विकल्प ए, तत्सम तद्भव, बी, देशज विदेशी, सी, संकर, डी, ये सभी। तो शब्दों को उद्गम के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, ये सभी वर्गों में विभाजित किया गया है। तत्सम का अर्थ होता है तत् माने उसी के, सम माने समान, अर्थात उसी मतलब संस्कृत भाषा के समान जैसे शब्द प्रयुक्त हो रहे थे वैसे आज भी प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए उनको तत्सम कहते हैं। तद्भव का अर्थ होता है तद माने
उससे उद्भव माने उत्पन्न, अर्थात जो संस्कृत भाषा में उससे उत्पन्न होकर के विकृत भाव लेकर के हिंदी में आ गए उनको तद्भव कहते हैं। फिर है देशज। देशज ऐसे शब्द होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है, लेकिन लोक में बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है। फिर है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द हैं ऐसे जो हमारे देश को छोड़कर अन्य किसी भी देश से आ गए हैं, उनकी भाषाओं से आ गए हैं, ऐसे सभी शब्द विदेशी कहलाते हैं। फिर है संकर शब्द। संकर उनको कहते हैं ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बने होते हैं, जैसे हाई स्कूल। तो हाई अंग्रेजी का शब्द है और स्कूल हिंदी का शब्द है, यानी दो भाषाओं के योग से बना है। ऐसे ही है बम वर्षा। तो बम क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, वर्षा हिंदी का है, यानी ये भी क्या है, दो भाषाओं के योग से बना है। ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। संस्कृत से जो शब्द हिंदी में सीधे बिना हेर फेर के लिए गए हैं वे क्या कहलाते हैं? विकल्प ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी संकर। तो अभी हमने आपको बताया ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो क्या है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो विकृत रूप से हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी संकर। तो संस्कृत के वे शब्द जो विकृत भाव से हिंदी में आए उनको तद्भव शब्द कहते हैं। बोलचाल की भाषा में अपने आप ही जिन शब्दों की रचना हो जाती है वे क्या कहलाते हैं? विकल्प ए देशज, बी संकर, सी तत्सम, डी तद्भव। तो अभी हमने आपको बताया ऊपर, बोलचाल की भाषा में अपने आप ही जिन शब्दों की रचना हो जाती है, जिनकी उत्पत्ति और व्युत्पत्ति का कोई व्याकरण नहीं होता है, कोई अता पता नहीं होता है, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। दूसरे देशों की भाषाओं के संसर्ग से हिंदी में आए शब्द क्या कहलाते हैं? विकल्प ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। तो दूसरे देशों की भाषाओं के संसर्ग से जो शब्द प्रयोग करते करते धीरे धीरे हमारी हिंदी में आ गए वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे बैंगन जापानी भाषा का शब्द है, चीनी और लीची ये चीनी भाषा के शब्द हैं, कैंची पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ये सब क्या हैं, बाहर से आए हुए हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं? विकल्प ए तत्सम, बी संकर, सी तद्भव और डी विदेशी। तो दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने जो शब्द होते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। फिर है किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द हैं, यानी उनको क्या कहते हैं? विकल्प ए तत्सम, बी तद्भव, सी संकर, डी आंचलिक। तो मित्रों, क्षेत्र का मतलब होता है अंचल और अंचल का अर्थ होता है क्षेत्र। तो ऐसे शब्दों को आंचलिक शब्द कहते हैं। अश्रु गैस तथा बम वर्षा जैसे शब्द किस प्रकार के शब्द के अंतर्गत आते हैं? विकल्प ए तत्सम, बी तद्भव, सी संकर, डी आंचलिक। तो अश्रु गैस तथा बम वर्षा जैसे शब्द ये संकर शब्दों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये दो भाषाओं के योग से बने हुए हैं। जैसे अश्रु हिंदी का है, गैस अंग्रेजी का है, बम इंग्लिश का शब्द है, वर्षा हिंदी का शब्द है, इसलिए ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। अगला है नेम टेम, पंचलैट, धुर खेल जैसे शब्द किस शब्द के अंतर्गत आते हैं? विकल्प ए आंचलिक, बी तत्सम, सी तद्भव, सी संकर। तो नेम टेम, पंचलैट, धुर खेल जैसे शब्द जो हैं ये अंचल विशेष के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विकल्प ए हस्त, बी आशीर्वाद, सी कर्म, डी आग। तो हस्त, आशीर्वाद, कर्म ये तीनों शब्द तत्सम है, लेकिन आग क्या है? तद्भव। आग का अग्नि जो है तत्सम रूप माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? विकल्प ए हाथ, बी कुम्हार, सी दंत, डी सात। तो हाथ, कुम्हार और सात ये सब तद्भव है, लेकिन दंत जो है तद्भव नहीं है। इसका तद्भव क्या होगा? दांत होगा। निम्नलिखित में देशज शब्द नहीं है। विकल्प ए गड़बड़, सी, बी भोंपू, सी सरसर, डी दुग्ध। तो गड़बड़, भोंपू, सरसर ये सब देशज शब्द हैं, लेकिन दुग्ध जो है देशज शब्द नहीं है। विदेशी शब्द नहीं है। विकल्प ए वसीयत, बी अग्नि,
सी कर्ज, डी सराय। तो वसीयत, कर्ज, सराय ये सभी क्या है? विदेशी शब्द है, लेकिन अग्नि जो है विदेशी शब्द नहीं है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, संकर शब्द नहीं है। विकल्प ए गृहकट, बी दवाघर, सी पार्सल घर, डी औलाद। तो गृहकट, दवाघर, पार्सल घर ये संकर शब्द हैं, क्योंकि ये दो भाषाओं के योग से बने हुए हैं, लेकिन औलाद जो है संकर शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक शब्द नहीं है? विकल्प ए नेम टेम, बी धुरखेल, सी चम्मच, डी पंचलैट। तो नेम टेम, धुरखेल, पंचलैट ये आंचलिक शब्द हैं, जबकि चम्मच नहीं है। भाषा का आधार क्या है? विकल्प ए वर्ण, बी शब्द, सी वाक्य, डी ये तीनों। तो साथियों, वर्ण, शब्द, वाक्य ये तीनों भाषा के आधार हैं। तीनों के बिना क्या है? भाषा समृद्ध नहीं हो सकती है। फिर है, ध्वनि का लिखित रूप है तथा लघुत्तम इकाई भी है। विकल्प ए वर्ण, बी शब्द, सी वाक्य, डी ये सभी। तो ध्वनि का जो लिखित रूप भी है और लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी इकाई भी है, वो है वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? विकल्प ए शब्द समूह को, बी वाक्य समूह को, सी वर्ण समूह को, डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्णमाला क्या है? वर्ण समूह को कहा जाता है। वर्ण को सांकेतिक लिखित रूप है। विकल्प ए भाषा, बी शैली, सी लिपि, डी वर्णमाला। तो वर्ण का जो सांकेतिक यानी लिखित रूप में है उसको हम लिपि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला का मुख्य आधार है। विकल्प ए पाणिनि की अष्टाध्यायी, बी भागवत पुराण, सी रामायण, डी महाभारत। तो हिंदी वर्णमाला का जो मुख्य आधार है, जहाँ से वर्णमाला बनाई गई है, ली गई है, वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि कौन है? ये संस्कृत के बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हैं और अष्टाध्यायी इनका व्याकरण का बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इसको अष्टाध्यायी कहा गया है। अष्टाध्यायी में कितने माहेश्वर सूत्र हैं? विकल्प ए 15, बी 14, सी 16 और डी 16। यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है वो 14 मानी गई है। जैसे कि आ ई ऊड़, री रक, ए औंग, ए औच, हाय वरट, इस प्रकार से 14 सूत्र उसमें पाए गए हैं। हिंदी वर्ण को बांटा गया है। विकल्प ए स्वर, बी व्यंजन, सी शब्द, डी ए तथा बी दोनों। यानी हिंदी वर्णमाला जो बनी है वो स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके बनाई गई है। फिर है, बिना किसी अवरोध के, अवरोध का मतलब होता है रुकावट, तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के जिन वर्णों का उच्चारण हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए स्वर, बी व्यंजन, सी शब्द, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि बिना किसी अवरोध के यानी बिना रुकावट के स्वतंत्र रूप से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्ण क्या कहलाते हैं? विकल्प ए स्वर, बी शब्द, सी व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। उच्चारण होते समय स्वर तंती झंकृत होती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? विकल्प ए स्वर, बी घोष वर्ण, सी व्यंजन, डी अघोष वर्ण। तो उच्चारण होते समय स्वर तंत्री जब झंकृत होती है उनको घोष वर्ण कहते हैं, और जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं उनको अघोष वर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थान के अनुसार वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? विकल्प ए 6, बी 5, सी 7, डी 8। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। कंठ, तालु, दंते, ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? विकल्प ए स्पर्श, बी अंतस्थ, सी ऊष्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 मानी गई है। और अंतस्थ यारा लावा को अंतस्थ कहते हैं, शा, खा, सा, हा को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीभ, तालु,
दंत ओष्ठ को आपस में स्पर्श ना करते हुए बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? विकल्प ए है स्पर्श, बी अंतस्थ, सी ऊष्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो जीभ, तालु, दंत ओष्ठ को आपस में स्पर्श ना करते हुए बोले जाने वाले जो वर्ण कहलाते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका आप स्वयं में उच्चारण करके भी देख सकते हैं, या, रा, ला, वा। तो इनको बोलने पर जीव, ताल, दंत, ओष्ठ को आपस में ज़्यादा कहीं पर स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। फिर है घर्षण या रगड़ से उच्चरित जो व्यंजन होते हैं उनको क्या कहते हैं? विकल्प ए अंतस्थ, बी स्पर्श, सी ऊष्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए घर्षण या रगड़ के साथ जिन व्यंजन का उच्चारण होता है उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। और गर्मी कैसे आएगी? जब बोलने में घर्षण होगा। जैसे आप बोल करके देखते हैं, शा, ख, सा, हा। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से कम श्वास निकले वे क्या कहलाते हैं? विकल्प ए अल्प प्राण, बी महाप्राण, सी ऊष्म, डी स्पर्श। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से कम श्वास निकले उसको अल्प प्राण कहते हैं, क्योंकि अर्थ जो अल्प का अर्थ है वो है कम, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से श्वास ज्यादा निकले उसको महाप्राण कहते हैं। अगला प्रश्न है यही, जिन वर्णों के बोलते समय मुंह से अधिक श्वास निकले वे क्या कहलाते हैं? विकल्प ए अल्प प्राण, बी महाप्राण, सी स्पर्श, डी ऊष्म। तो इनको क्या कहते हैं? महाप्राण, क्योंकि महा का ही मतलब है ज्यादा। हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 50, बी 52, सी 39, डी 40। तो हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों की जो संख्या मानी गई है वो है 39। हिंदी भाषा में स्वर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प ए 39, बी 50, सी 40, डी 52। तो हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजनों को मिलाकर जो कुल संख्या इनकी मानी गई है वो है 52। निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन है? विकल्प ए चा वर्ग, बी का वर्ग, सी ता वर्ग, डी ये सभी। तो स्पर्श व्यंजन चा वर्ग, का वर्ग, ता वर्ग ये सभी माने गए हैं। चा वर्ग का मतलब है चाछा जाजा इया, का वर्ग का मतलब है काखा गागा अंगा, ता वर्ग का मतलब है ताथा दाधा ना। अंतस्थ व्यंजन है विकल्प ए का वर्ग, बी यारा लावा, सी चा वर्ग, डी सा शा शा। अभी हमने ऊपर ही आपको कई बार बताया कि यार अलावा ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। फिर है संयुक्त व्यंजन कौन से इनमें से हैं? विकल्प ए छत्रंग्याश्रा, बी का वर्ग, सी ता वर्ग, डी सा शा शा। तो संयुक्त व्यंजन जो है वो है छत्रंग्या, क्योंकि ये सब क्या है? दो वर्णों के मेल से बने हुए हैं। जैसे छत्री वाला छा है तो का प्लस षटकोण वाला शा के योग से बना है। फिर है त्रा, तो ये ता प्लस रा के योग से बना है। फिर ज्ञा, ये जा और इया के योग से बना हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, कौन महाप्राण वर्ण नहीं है? महाप्राण का और अल्प प्राण को जानने का सूत्र है हिंदी में। विकल्प ए पाफा, बी है तादा, सी है खाभा, डी है छा और झा। तो पाफा, खाभा, छाझा ये सब महाप्राण है, लेकिन तादा ये महाप्राण नहीं है। ओष्ठ के माध्यम से बोले जाने वाले वर्ण है। विकल्प ए छोटी ई बड़ी ई, बी है ए आए, सी है छोटा ऊ बड़ा ऊ, डी है ओ औ। तो ओष्ठ के माध्यम से यानी जहाँ पर हमारे ओठों का स्पर्श होता है उससे बोले जाने वाले वर्ण है वो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। आप बोल करके देख सकते हो कि आपके दोनों होठ स्पर्श करेंगे। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। विकल्प ए छोटा आ बड़ा आ हा, बी है का खा गा, सी है छोटी ई बड़ी ई, डी है ये सभी। तो साथियों कंठ से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वो है छोटा आ, बड़ा आ और हा, क्योंकि इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, यानी छोटा आ और बड़ा आ और का वर्ग के सारे वर्ण फिर हा ये सब क्या हैं? कंठ से बोले जाते हैं।
फिर है अर्थ परिवर्तन पर सर्वप्रथम किसने कार्य किया? विकल्प ए भामह, बी ब्रील, सी भरत मुनि, डी उद्भट। तो अर्थ परिवर्तन के ऊपर सर्वप्रथम जिसने कार्य किया वो हैं ब्रील, और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। बाकी भामह, भरत मुनि, उद्भट ये हमारे भारत के तीनों आचार्य हैं। अर्थ परिवर्तन की कितनी दशाएं मानी गई हैं? विकल्प ए 5, बी 6, सी 3, डी 7। तो अर्थ परिवर्तन की 3 दशाएं मानी गई हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने, शब्द का मूल अर्थ व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए शब्द विस्तार, बी अर्थ विस्तार, सी ध्वनि विस्तार, डी भाव विस्तार। तो शब्द का मूल अर्थ व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। अर्थ विस्तार के अंतर्गत मास्टर शब्द है। विकल्प ए अध्यापक, मास्टर साहब, बी बैंड मास्टर, सी टेलर मास्टर, डी उपरोक्त सभी। तो जब हम अर्थ विस्तार करेंगे तो मास्टर शब्द हम इन सभी में प्रयोग करते हैं, यानी अध्यापक जो है उसको भी मास्टर कहते हैं, भांगड़ा बजाने वाला उसको भी मास्टर कहते हैं, टेलर को भी लोग मास्टर कहते हैं। यानी क्या है, इसका अर्थ विस्तार कर दिया गया। लेकिन जब अर्थ संकोच होगा तब इसका शब्द सिर्फ शिक्षक के लिए प्रयोग किया जाएगा। गुरु शब्द अर्थ विस्तार के अंतर्गत है। विकल्प ए भारी, बी गंभीर, सी विद्वान, डी ये सभी। तो गुरु शब्द का जब हम अर्थ विस्तार करेंगे तो इसका अर्थ भारी भी होगा, गुरु माने गंभीर भी होता है, गुरु माने विद्वान भी होता है, अर्थात ये सभी विकल्प सभी हैं, सही हैं। लेकिन जब इसका अर्थ संकोच होगा तो गुरु सिर्फ शिक्षक के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। फिर है अर्थ विस्तार की उल्टी अवस्था क्या है? विकल्प ए भाषा संकोच, बी शब्द संकोच, सी अर्थ संकोच, डी रस संकोच। तो अर्थ विस्तार की जब उल्टी अवस्था जो होती है, जो मानी गई है, वो है अर्थ संकोच। यानी क्या है, उस अर्थ को छोटा कर देंगे, सीमित कर देंगे। जब शब्द के मूल अर्थ के साथ साथ दूसरा अर्थ चले तथा मूल अर्थ को पीछे कर दे तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए शब्दादेश, बी अर्थादेश, सी वाक्यादेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब शब्द के मूल अर्थ के साथ साथ दूसरा अर्थ चले तथा मूल अर्थ को पीछे कर दे तो उसे अर्थादेश कहते हैं। फिर है लिपि कहलाती है। विकल्प ए लेखनी, बी दवात, सी ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, डी लिखने की कला। तो ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप जो होता है उसको हम लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? विकल्प ए खरोष्ठी लिपि से, बी ईरानी लिपि से, सी द्रविड़ लिपि से, डी ब्राह्मी लिपि से। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो मानी गई है वो ब्राह्मी लिपि से मानी गई है। अशोक के शहबाजगढ़ी तथा मनसेहरा स्थानों के शिलालेख हैं। विकल्प ए खरोष्ठी लिपि में, बी द्रविड़ लिपि में, सी ब्राह्मी लिपि में, डी चीनी लिपि में। तो अशोक के शहबाजगढ़ी तथा मनसेहरा स्थानों के जो शिलालेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में पाए जाते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने खरोष्ठी लिपि को क्या नाम दिया है? विकल्प ए आर्य लिपि, बी अनार्य लिपि, सी द्रविड़ लिपि, डी यूनानी लिपि। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने खरोष्ठी लिपि को अनार्य लिपि कहा है। विद्वान ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किससे मानते हैं? विकल्प ए कीलाक्षर से, बी फनीसी से, सी चीनी व सामी से, डी इन सभी से। तो विद्वान जो है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कीलाक्षर, फनीसी, चीनी व सामी इन सभी से मानते हैं। ब्राह्मी लिपि में 22 अक्षर सेमेटिक लिपियों से लिए गए हैं। ये किसके विचार हैं? यानी कौन ऐसा मानता है कि ब्राह्मी लिपि के 22 अक्षर सेमेटिक लिपि से लिए गए हैं? विकल्प ए बूलर, बी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सी पंडित गौरी शंकर ओझा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मी लिपि में जो 22 अक्षर सेमेटिक लिपियों से लिए गए हैं ऐसा मानना डॉक्टर बूलर का है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं? विकल्प ए ध्वनि के अनुसार लिखावट, यानी कि जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। बी महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग वर्ण, यानी जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है उनके लिए अलग वर्ण है। सी पढ़ने और लिखने में समानता, यानी जैसा पढ़ा जाएगा वैसा लिखा जाएगा। डी उपरोक्त सभी। तो देवनागरी लिपि की ये सभी विशेषताएं मानी गई हैं। फिर उसके बाद में है अक्षर प्रधान लिपि है।
अक्षर प्रधान का मतलब क्या होता है? जहाँ पर अक्षरों को प्रमुखता दी गई है। विकल्प ए खरोष्ठी लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी आसुरी लिपि, डी चीनी लिपि। तो अक्षर प्रधान जो लिपि है उसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। मात्राओं के ह्रस्व और दीर्घ भेद स्पष्ट हैं। विकल्प ए उर्दू में, बी रोमन लिपि में, सी अंग्रेजी में, डी देवनागरी में। तो मित्रों, हिंदी ऐसी हमारी भाषा है जहाँ मात्राओं के लिए ह्रस्व और दीर्घ में स्पष्ट भेद किया गया है, जबकि उर्दू, अंग्रेजी, रोमन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अंग्रेजी में तो CUT कट भी होता है, PUT पुट भी होता है, PUT पट भी होता है, BUT बट भी होता है, लेकिन हमारी देवनागरी में क्या है? सिर्फ का के लिए का है, सिर्फ खा के लिए खा ही है, गा के लिए गा ही है, कोई दूसरा वर्ण और मात्रा नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 जैसे अंक किस लिपि के हैं? विकल्प ए देवनागरी, बी उर्दू, सी रोमन, डी अंग्रेजी। तो 1, 2, 3, 4 ये हमारी देवनागरी लिपि के अंक हैं। व्यंजनों के उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्ग क्या हैं? विकल्प ए कंठ, तालव्य, बी है मूर्धन्य, दंते, सी है ओष्ठ, डी ये सभी। तो व्यंजनों के उच्चारण स्थानों के आधार पर ये सभी वर्ग माने गए हैं। कंठ का मतलब है जिनका उच्चारण कंठ से होता है, और तालव्य का मतलब है जिनका उच्चारण तालु से होता है, और मूर्धन्य का अर्थ है जिनका उच्चारण मूर्धा के स्पर्श से होता है, और दंत का अर्थ है जिनका उच्चारण दांतों के जिह्वा के स्पर्श से होता है, और ओष्ठ का मतलब है जिनका उच्चारण जिन वर्णों का हमारे दोनों होठों के स्पर्श से होता है। देवनागरी लिपि के सुधार से संबंधित विद्वान कौन हैं? विकल्प ए महात्मा गांधी, बी काका काले लकर, सी विनोबा भावे, डी उपरोक्त सभी। तो देवनागरी लिपि के सुधार के लिए महात्मा गांधी, काका काले लकर, आचार्य विनोबा भावे इन सभी ने बराबर अधिकार से काम किया है। नेपाली भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? विकल्प ए खरोष्ठी, बी देवनागरी, सी चीनी और डी आसुरी। तो आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो आज जान लीजिए, नेपाली भाषा में भी क्या है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे हमारी हिंदी में देवनागरी लिपि है, उसी तरीके से नेपाली में भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला, देवनागरी को भारत के किस भाग में नंदी नागरी भी कहा गया है? विकल्प ए उत्तर भारत में, बी पश्चिम में, सी दक्षिण भारत में और डी पूर्व में। तो देवनागरी को भारत के जिस भाग में नंदी नागरी कहा गया है वो है दक्षिण भारत। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी के स्थान पर किस लिपि का समर्थन किया था? विकल्प ए अंग्रेजी का, बी रोमन का, सी खरोष्ठी का, डी चीनी का। तो सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का समर्थन किया था। हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? विकल्प ए भारतेंदु मंडल, बी द्विवेदी मंडल, सी नागरी प्रचारणी सभा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली सबसे जो प्राचीन संस्था है वो है नागरी प्रचारणी सभा काशी, जिसकी स्थापना कब? 1893 ईस्वी में हुई थी। देवनागरी लिपि की प्रमुख समस्याएं क्या थीं? विकल्प ए वर्णों के बनने में भ्रम, बी संयुक्त वर्णों की भिन्न आकृति, सी मुद्रण टंकण में वर्णों की अधिक संख्या से समस्या, डी उपरोक्त सभी। तो मित्रों, देवनागरी लिपि में ये सभी समस्याएं पाई गई थी। ब्राह्मी लिपि के रूप हैं। विकल्प ए गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, बी नागरी लिपि, शारदा लिपि, सी बांग्ला लिपि, डी उपरोक्त सभी। तो ब्राह्मी लिपि के गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि, शारदा लिपि, बांग्ला लिपि ये सभी रूप पाए गए हैं। उसके बाद में साथियों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को कृपया लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और अपनी राय भी हमें दर्ज करें, ताकि और भी अधिक परिष्कार के साथ हम अगली कक्षा को आपके सामने रख सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।